सबको राम राम। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं नगरीय निकाय चुनाव की जो बम्फार जीत बीजेपी की हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हम दोपहर में इस बारे में जो रुझान के बाद सारा जो आकलन था उसको लेके और जो रुझान आ रहे थे उसको लेके हमने पहले से ही बता दिया था। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बता दिया था कि एक लहर जो है बीजेपी की वो दिख रही है पूरे प्रदेश में। सभी नगर निगम जो 10 नगर निगम है प्रदेश के उसमें बम्फार जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है। और ना केवल जीत हुई बल्कि जो वोट का अंतर है, जीतने का जो अंतर है उसका मार्जिन भी काफ़ी है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो नगरीय निकाय में काफ़ी सालों बाद जो है बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत हुई है। रायपुर नगर निगम की बात करें तो 15 साल बाद मेयर की कुर्सी पर बीजेपी काबिज हुई है। इसके साथ ही जो बड़े नगर निगम हैं प्रदेश के उन सभी नगर निगम में महिला मेयर बनेंगे। रायपुर के अलावा बिलासपुर में, पिछले बार बिलासपुर में भी कांग्रेस का कब्जा था लेकिन इस बार फिर से बीजेपी वहां वापसी हो गई है और यहाँ भी महिला मेयर चुनी गई है। कोरबा नगर निगम और अंबिकापुर नगर निगम और दुर्ग नगर निगम, इस तरह से 5 नगर निगम में महिला मेयर चुनी गई है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो आधी आबादी है उनमें से भी बड़े जो नगर निगम हैं महिला मेयर रहेंगी। इस तरीके से देखा जाए तो कई चौंकाने वाले आंकड़े भी इसमें सामने आ रहे हैं। हम लगातार चर्चा करेंगे लेकिन हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रामावतार तिवारी जी अपने जो अनुभवों का निचोड़ वो लगातार बताते हैं, किस तरीके से लगातार वो आंकड़े जुटाते हैं और उसका आकलन करते हैं और विश्लेषण करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, आज किस तरीके से देखते हैं ये जो बम्पर जीत हुई है बीजेपी की, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बम्पर जो जीत भाजपा की हुई है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इसका मतलब ये है कि भाजपा का विचारधारा, भाजपा की योजनाएं अब उन गरीब मध्यम वर्ग तक पहुंच गई है। भाजपा का प्रबंधन जो है, जो एक सुसंगठित और व्यवस्थित तरीके से चलती है, उसकी एक बड़ी जीत हो गई है। जो भाजपा का एक लक्ष्य है कि उसको जड़ों तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, वो एक तरह से फार्मूला सही साबित हो रहा है। अब जाके छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गढ़ में इतने वर्षों से होते चुनाव के बाद अब जाके भाजपा को सफलता मिली है। ये सफलता अब उसको बड़े पैमाने पर और स्थापित कर सकती है। अब अपन चुनाव का सिलसिलेवार विश्लेषण करें तो जैसे कि मुख्यमंत्री साय के लिए ये अग्नि परीक्षा थी। पहले लोकसभा, फिर दक्षिण विधानसभा, अब नगरीय निकाय चुनाव। और ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव का भी ट्रेंड इसी तरह रहेगा, यानी भाजपा को पंचायत चुनाव में गांवों में भी सफलता मिल जाएगी। अभी तक शहरों में सफलता मिलती थी, शहरों में उसके वोट बैंक थे। अब वो समीकरण उसको आगे गांव तक ले जाएगा। अभी वो निचली बस्तियों तक ले गया। ये बड़ी बात है कि 7 नगर निगम सिंगल डिजिट में आ गए, यानी 6 पार्षद, 7 पार्षद। अब ये बोल सकते हैं कि रायपुर नगर निगम में 6 पार्षद हैं कांग्रेस के। अब ये बताइए 70 में 6, ये नियम कानून है कि 10% पार्षद होने पर ही नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि 7 पार्षद होना चाहिए था, 6 निर्वाचित होकर आए। इसी तरह की हालत अन्य जगह भी बन सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अगर कुछ जगहों में निर्दलीय जीत के आए हैं वो भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा जो है सत्ता में है। भाजपा का प्रभाव देखते हुए कुछ लोग जो चुनाव होते होते तक, सभापति के चुनाव और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव होते तक कई समीकरण नगरीय निकाय में बढ़ेगा।
अब आप दूसरी एक बात और हो सकती है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चलती है राजनीति भाजपा में, उसमें भी ये माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार पर, विष्णुदेव साय पर कोई गंभीर आरोप, बड़े आरोप चिपक नहीं पाए हैं। अगर चिपकते तो एक दाग लगता, वो दाग नहीं लग पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अगर वो लगता तो होता। तीसरा, महतारी वंदन योजना फिर से भाजपा को लाभ दिलाने में, बड़ी कामयाबी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है। चौथी बात कि जो वोटर परसेंटेज, अभी तक हम जो विश्लेषण करते थे तो वोटर परसेंटेज ज़्यादा हुआ तो सत्तारूढ़ दल को फ़ायदा होगा, कम होगा तो विपक्ष को फ़ायदा होगा। वोट अगर ज़्यादा वोट होता था तो उन बस्तियों में, उन जगहों में भाजपा पहुंचती थी, उन जगहों में कांग्रेस नहीं पहुंच पाती थी। ये एक तथ्य और आंकड़े और पूर्व अनुमान लगाए जाते थे। पूरे पूर्व अनुमान जो है वो ध्वस्त हो गए, इसलिए कि कम मतदान के बावजूद भी भाजपा लगभग जगह सफलता में रह गई। अब ये बात है कि इस परिणाम को और अगर विश्लेषण करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि अब नगरीय निकाय चुनाव में जो हम ये बात बोलते थे कि व्यक्तित्व चलता है, इस बार व्यक्तित्व नहीं चला, इस बार पार्टी चल गया। कमल छाप ने कमाल कर दिखाया, यानी उसकी विचारधारा जो है, उसकी योजनाएं जो है, वो अब समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने लगी, बड़े वर्ग तक पहुंच बना ली और वो मतदान के जरिए अपना फैसला दिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता हार गए, निर्दलियों की संख्या अपेक्षाकृत कम आई है। तो इस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, ये परिणाम ये दिखा रहे हैं कि इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव में व्यक्तित्व नहीं चल पाया, क्योंकि कई निर्दलीय थे, वो निर्दलीय जो है, अच्छे निर्दलीय थे, वो भी धराशायी हो गए। ये एक बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस को कि कांग्रेस के ज़्यादातर बागी और कांग्रेस के वोट अगर मिला दिए जाएं तो कांग्रेस को कुछ सफलता मिल सकती थी, चाहे वो राजधानी रायपुर में पार्षद चुनाव में हो, चाहे प्रदेश के अन्य नगर निगम में। तो जिस तरह से कांग्रेस के टिकट वितरण गड़बड़ी हुई है, टिकट वितरण में के बाद जो भाजपा डैमेज कंट्रोल जिस तरह से करती है, वैसा डैमेज कंट्रोल कांग्रेस नहीं कर पाई, बागियों को बैठा नहीं पाई, बागियों को मना नहीं पाई, या जो बागी थे उनको अगर टिकट दे देते तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। हम तो बागियों का एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। हम इसको इस तरीके से कहें कि जो कांग्रेस में टिकट वितरण होने के बाद जो चुनाव लड़ा जाता है वो पूरी तरीके से संगठित रूप से नहीं लड़ी जाती। हाँ, बिल्कुल। और जबकि बीजेपी में ऐसा होता है कि उसमें टिकट अगर किसी प्रत्याशी को मिल गया तो वो केवल प्रचार वचार करने तक सीमित रहेंगे और सारा जो पार्टी लग जाती है, पार्टी कमान संगठन लग जाता है, प्रबंधन में लोग जग जाते हैं। माने पार्टी में प्रत्याशी घोषित नहीं होने के पहले झगड़ा चलता है भाजपा में, प्रत्याशी घोषित होने के बाद झगड़े नहीं चलते, सभी एक छत के नीचे आकर पार्टी के लिए काम करने लगते हैं। इसके विपरीत जो है चुनाव का कमान भी जो है वो पूरा संगठन संभाल लेती है, जब इनको चाय पानी की भी व्यवस्था इनको स्वयं को करना पड़ता है प्रत्याशियों को। निश्चित तौर पर इस बात कहा तो एक बात बता दूं जी, कांग्रेस में टिकट वितरण के पहले सारे प्रत्याशियों से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है जी, आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपना पैसे का व्यवस्था, बैनर, पोस्टर, प्रबंधन सबकी व्यवस्था करेंगे तो चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी के बड़े नेताओं ने जब कह दिया था कि पार्टी की स्थिति नहीं है कि पार्षद को पैसा दे पाए, महापौर को पैसा दे पाए चुनाव लड़ने के लिए, हम जो है जिसको व्यवस्था है तो चुनाव लड़िए, व्यवस्था नहीं है तो न लड़िए। और वही उस तरह के संकेत देने पर, बातचीत करने के बाद प्रत्याशी घोषित किए गए। उसके उल्टा भाजपा ने प्रत्याशी पार्षद से लेकर महापौर तक को टिकट दिया, पहले टिकट दिया, पैसा दिया, प्रचार सामग्री दिया, आदमी संगठन की तरफ से तैनात किया, जो असंतुष्टि थे उनको मनाया,
उनको काम में लगाया। तो काम, पार्टी के दोनों के काम के अंतर देखिए। जो पार्टी 5 साल सत्ता में रही, उस पार्टी इतनी जल्दी जो है आर्थिक तौर पर कमज़ोर कैसे हो गई? क्या नेताओं ने अपना अपना जेब भरा पार्टी के मजबूत करने या पार्टी में पैसा संग्रह करने की स्थितियां नहीं थी, या चंदा करने की स्थितियां क्या पार्टी में इतनी जल्दी कमज़ोर हो गई? ऐसे हालत तो हमने भाजपा में 20 साल पहले भी नहीं देखा। 20 साल पहले भी जब भाजपा नहीं थी, कमज़ोर थी, तब भी किसी तरह प्रत्याशियों को मदद देने की एक प्रक्रिया जो है वो किसी तरह से किया जाता था। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों पार्टी, ये दोनों पार्टी के अंतर है। इसका भी नुकसान पार्टी को हुआ है। अब हम दूसरी बात करें कि ये जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट से ये है कि अब आगे जाके एक तगड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। वोटों के परसेंटेज के अनुसार, वोटों के अगर पूरे समीकरण को देखेंगे तो तगड़ा झटका कांग्रेस को आगामी चुनाव में भी, आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, या अभी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भी उसको तगड़ा झटका लग सकता है अगर ये प्रबंधन ठीक नहीं हुआ तो। और वोटों का परसेंटेज, या जैसा हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, जो उसका मुद्दा है, कोर मुद्दा है, या जो मुसलमानों की गलत नीति, वक्फ बोर्ड की संपत्ति वाला कब्जा, जो जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं भाजपा, वो मुद्दे सीधे घर कर रही है क्या जनता को प्रभावित कर रही है। तो पार्टी महत्वपूर्ण होते जा रहा है, अब व्यक्तित्व नहीं होते जा रहा है। और कांग्रेस में अभी भी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, पार्टी नहीं है। एक बड़ा जो अंतर है, पार्टी को बड़ा नुकसान व्यक्तित्व, जब आए टिकट नहीं मिला, सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा। संगठन का मतभेद खुलकर सामने आ रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ये सीधा सीधा आप कांग्रेस पे आप बोल रहे हैं। हाँ, और ये यानी कुल मिला के जो संगठन का पिलपिलापन है वो, और चरणदास के महंत के बयान जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके ये सब सारी बात है वो पहले से वो जानते थे कि इसको देखते हुए वो इस तरह से इशारा किया कि पीसीसी में बदलाव होगा, टीएस सिंहदेव अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा करके बोले थे। देखिए, संगठन को इस स्तर पर भाजपा को और नया नेता तो भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जो नेता थे वो चल रहे थे। अब उनकी जो स्थिति है, लगभग कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूरे क्षेत्र में भाजपा आ गई, पूरे उनके मंत्रिमंडल के क्षेत्र में भाजपा जीती है। और जबकि अगर विष्णुदेव सरकार के मंत्रियों की स्थिति देखेंगे तो सिर्फ दयाल दास बघेल के क्षेत्र में भाजपा को हार हुई है, वहाँ पर कांग्रेस को भी हार हुई है, और निर्दलीय वहाँ पर जीत के आए हैं। पार्षद में हालांकि भाजपा वहाँ आगे है। तो ये मंत्रियों के स्तर पर, और इसके पहले ये माना जाता चिरमिरी में कांग्रेस जीत सकती है, तो यहाँ पर संगठन के बड़े नेता, जिम्मेदार नेता यहाँ गए, वहाँ पर अध्ययन किया, काम में लगाया, कमजोरी को समझा। तो इस तरह की जो रणनीति अपनाई गई है। अब उसी तरह अब अगर आप देखेंगे कि चांपा जांजगीर इलाके में शक्ति में एक निर्दलीय जो कांग्रेस का बागी है, वो अग्रवाल चुनाव जीत कर आया। कांग्रेस ने उसको टिकट देने से इनकार किया, और हाल ही में एनसीपी भाजपा को छोड़ते हुए कांग्रेस में आए एक महिला को टिकट दी गई थी, उससे बगावत हुआ। बगावत से जो बागी कांग्रेस का अग्रवाल वो चुनाव जीत गया। तो ये अगर देखेंगे तो कांग्रेस को कहीं कहीं बगावत का सामना करना पड़ा, और उसको डैमेज कंट्रोल की जो नीति होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं पर कमज़ोर थी, या नेताओं के अहम थे, या इच्छा शक्ति थी। वहाँ पार्टी बेसिक तौर पर काम करती हुई नहीं दिख रही थी। हाँ, इसलिए नुकसान हुआ है। दूसरी और बात बताऊँ मैं कि, और जैसे कि रायपुर, राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में जिस अनुसार से महापौर और पार्षदों के वोट को देखेंगे तो महापौर 50,000 से 60,000 ज़्यादा वोट मिला, और पार्षदों के वोट देखेंगे तो करीब 1 लाख है। तो पार्षद और महापौर के वोटों में अंतर था कहीं ना कहीं, जबकि भाजपा को यहाँ ऐतिहासिक
1.5 लाख वोट से 1.5 जीते, लाख। उसके बावजूद भी जी। पार्षद को ज़्यादा वोट मिले, प्रत्याशियों को नहीं मिले। इसका मतलब टिकट वितरण में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। और दूसरी बात जो है कि यानी जो महापौर के जो प्रत्याशी मीनाल चौबे जो महापौर के पद पर जो जीती हैं, वो वार्डों में ज़्यादा लीड ली हैं, जबकि उसी पार्टी के जो प्रत्याशी है पार्षद के लिए उनको कम वोट मिला है, ये कहना है हाँ हाँ हाँ, जी जी। पार्षदों को जो कांग्रेस के थे वो कम वोट मिले, मेयर को ज़्यादा वोट मिले, तो वोट जो है समान रूप से नहीं गए, ये भी बात समझ में आई। अब दूसरी बात ये है कि अगर अब जो व्यक्तित्व, अब आगे कांग्रेस कैसे क्या करेगी, कांग्रेस क्या क्या कर सकती है। जैसा आगे तुरंत ही पंचायत चुनाव है, क्या पंचायत चुनाव में भी जिस अनुसार से मुझे ये जानकारी मिली है कि भाजपा संगठन ने भाजपा के नेताओं को कह दिया है कि आज उत्सव मना लीजिए जीत का, कल से आप पंचायत चुनाव की कमान संभाल लीजिए, क्योंकि 17 तारीख को पंचायत चुनाव है। तो ये होता है काम। अब कांग्रेस में हार के बाद सन्नाटा छाया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलेगी, कई समीक्षा चलेगी और मैदान में पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। जबकि भाजपा संसाधनों के साथ फिर से एक चुनाव जीतने के लिए अभी से प्लानिंग बना ली है। तो ये जो राजनीति 24 घंटे का राजनीति होती है, सोते हुए भी राजनीति करते हुए नेता जो वो रहते हैं, वो जो पार्टी रहती है, वही पार्टी आम जनता की नब्ज को समझती है और उसके अनुसार काम करती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एजाज ढेबर का महापौर चयन के समय से ही ये माना जा रहा था कि राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी कि अगर चयन नहीं करते, क्योंकि अभी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और व्यक्तित्व ये सब देखा जा रहा है। ऐसे में एजाज ढेबर की नियुक्ति के बाद से ही उसकी लापरवाही दिखी, उससे लोकसभा चुनाव में हार हुई, विधानसभा में 4 हुई और खुद महापौर एजाज ढेबर हार गए, भारी मतों से हार गए। तो इससे जो इमेज बिल्डअप था, और नगर निगम में भी, रायपुर नगर निगम में जो इतनी बुरी हार हुई है, हार का एक बड़ा कारण ये भी आ रहा है कि महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में जिस तरह से कामकाज हुए, उस कामकाज से नाराज़गी थी जनता में, उस नाराज़गी के कारण जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो मुस्लिम परस्ती वो जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आम जनता को ये खटक रही है, ऐसा लग रहा है? देखिए, उसमें मुस्लिम परस्ती किसको, व्यक्तित्व को कैसे बढ़ाया जाए, किसको, देखो राजनीति में संदेश जो है महत्वपूर्ण होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक संदेश दे रहे हैं जनता को। आपने क्या संदेश दिया, आपका संदेश जो है वो एक किस वर्ग को कैसे कराना, जनता की मूड क्या है। आप अगर जनता के मूड को बिना समझे राजनीति में काम करेंगे तो राजनीति में जनता स्वीकार नहीं करेगी, तो आप गद्दी नहीं पाएंगे। तो सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये समाज में परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो कौन सा व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है, जिस व्यक्तित्व को स्वीकारता हो सकती है, जो स्वीकारता वाला चेहरा कौन होगा, ये समझ के अगर राजनीति में मैदान में कूदेंगे तभी जीत मिलेगी, अन्यथा बुरी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है। जी, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले जो गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं जाती, क्या उसका कितना इफेक्ट पड़ा होगा इस तरीके से आम जनता के नब्ज को पकड़ के जो बोलना चाहिए? देखो, जिस तरह से किस टाइम में क्या बयान कौन से नेता को देना चाहिए, ये तो तय होना चाहिए। अब जब 50 करोड़ लोगों ने, देश के बड़े वर्ग ने अभी तक कुंभ में स्नान कर लिया है, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान दे कि आप महंगाई इससे कम होने वाली नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है कुंभ स्नान की बात, दूसरा है महंगाई कम करने की बात। हो सकता है ये आप बोल रहे होंगे, सही बोल रहे होंगे, बोलने का आपका तात्पर्य हो सकता है सही हो। कुंभ स्नान एक धर्म से जुड़ा निजी मामला है, एक आस्था का मामला है, वो किसी आस्था को किसी पर चोट पहुंचाने जैसा लग सकता है। तो आप ऐसी बातें क्यों बोलिए। आप महंगाई कम करने पर एक आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, उसके तथ्यों को, आंकड़े को वो प्रस्तुत करिए। हाँ, वो और धर्म को, एक व्यक्ति का नितांत निजी का मामला है वो अलग रखिए। तो उसको आपने दोनों को घालमेल कर दिया,
तो घालमेल करने से किसका नुकसान हुआ? तो पार्टी का नुकसान हुआ। मैं एक और बात कर रहा हूँ कि जैसे कि रायगढ़ में चाय वाला चुनाव भारी मतों से जीत गया, तो भाजपा ने वहाँ पर एक जैसा प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचते थे, चाय ये माना जाता है, तो एक बड़ा था, उसी तरह से रायगढ़ में भी चाय वाला जो है वो सुर्खियों बटोरा देश भर में, भारी मतों से चुनाव जीता और उनका एक संतुलित और सधा हुआ बयान आया। तो कहीं न कहीं पर वहाँ के विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक रणनीति पूर्ण तरीके से प्रत्याशी मैदान में उतारा और उसको भारी मतों से जिताया। तो एक संदेश गया, गरीब सामान्य वर्ग का आदमी, छोटा आदमी को पार्टी ने ऊंचे जगह ले गया और उनको ऊंचे जगह ले जाकर सम्मान दिया। तो उस वर्ग में, उस समाज में जो सामाजिक असमानता की बात दिखती है वो भी नहीं दिखेगी और एक सम्मान की बात दिखेगी। तो ये पार्टी ने एक संदेश दिया। तो इस तरह का जो संदेश है, वो संदेश वाला उम्मीदवार जो है वो लड़ाना उनको काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो जैसा आपने बताया महिला वाला मामला है, तो महिलाओं पे एक बड़े संख्या में, क्योंकि ये जाना है कि नगरीय क्षेत्रों में परिसीमन के बाद आगामी विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से परिसीमन हो सकता है, इस परिसीमन से महिलाओं की सीट बढ़ सकती है। तो ऐसे में अभी से महिला नेतृत्व खड़ा करने की एक दूर की कौड़ी जो है वो भाजपा अभी से खेलने लगी है, करने लगी है। हाँ, तो ये परिसीमन में जो किस तरह से रणनीतियाँ बनेगी, कैसा कैसा नेतृत्व तैयार करना है। चलो, पार्षद और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक नया नेतृत्व तैयार करने का है। इसी में से 30 से 40% लोगों को आगे जाकर विधायक की टिकट भी मिलती है। अगर आप पुराना परंपरागत रिकॉर्ड देखेंगे तो जो नेतृत्व जो है नगरीय निकाय पार्षद के लिए जो लोग आए हैं, जब पार्षद से मुख्यमंत्री तक रमन सिंह भी बने हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो पंचायत से मंत्री तक रविंद्र चौबे बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे की राजनीति से सीख कर ऊपर आके कुशल नेतृत्व तो तैयार करते हैं। तो ये एक चीज़ें पार्टी को तैयार करते रहना चाहिए। इसमें अगर आप पिछड़ेंगे तो आपका नया नेतृत्व तो तैयार नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रामावतार तिवारी जी जो बोल रहे हैं उसका संदर्भ समझिए। ये अपने अनुभव और निचोड़ को बता रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले 2026 में परिसीमन होगा, जिसमें आधी आबादी यानी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या पार्टी के पास महिलाओं की नेतृत्व क्षमता है? इसको उभारने की तैयारी अभी से हो रही है बीजेपी में। इसको लेकर वो संकेत कर रहे हैं। जी, अगर आप और रिजल्ट को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो ये भी पाएंगे कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में पंचायतों के जो है पंचायत, नगर पंचायत, इसमें 80% वोट, 80% सीटें और 90% सीटों पे वो समीकरण भाजपा को मिल रहा है। अब इसको अपन ये कांग्रेस बोल सकती है कि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का ये ट्रेंड रहा है कि जो राज्य में जिसकी सरकार रहती है वही चुनाव जीतता है। परंतु इसमें एक दूसरी और नई बात है कि चुनाव में जीतते हैं, परंतु इस बार जो जीत मिली है वो ज़्यादा मिली है। तो ज़्यादा मिलने के कारण को समझना पड़ेगा। अब इसको कांग्रेस का एक वर्ग का कहना है कि अब पूरी तरह भाजपा सब जगह सत्ता में है, अब जनता के अपेक्षाओं में खरे उतरना पड़ेगा। और अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरने से असंतोष बढ़ेगा। फिर हम राजनीति को इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़े करेंगे, एक नया नेतृत्व खड़ा करेंगे, तो एक नए तरीके से उठेंगे, ऐसा उनका दावा है। तो ये दावा में कितने सफल होंगे ये तो आगामी 1 साल बाद पता चलेगा। इसमें ये बताने वाली बात है कि रायपुर नगर निगम हो चाहे बिलासपुर नगर निगम, यहाँ जो बड़े जो नगर निगम में पार्षद सिंगल डिजिट में आ गए हैं जो कांग्रेस के पार्षद हैं, जबकि यहाँ रायपुर में 29 पार्षद थे वो घट के 8 हो गए हैं। देखिए, जैसा इसके पहले जो है जब सुनील सोनी महापौर बने थे उस समय कांग्रेस की स्थिति खराब हुई थी, तब भी 29 सीट थी, 38 उसके पहले और कम थी, इस बार थी। तो अब जो इस बार जो हुई हालत वो ज़्यादा खराब हुई है। तो ज़्यादा खराब होने के कारण जो है शहरी क्षेत्र में जो
जिस तरह से रणनीतियाँ और मैनेजमेंट और पार्टी का नेतृत्व तैयार होना चाहिए, उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि हम दिल्ली में जैसा कांग्रेस का सफाया हो गया, उस तरह से स्थितियां उत्पन्न ना हो। तो क्या आपको जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना पड़ेगा, और उठाने के लिए आपको उस तरह से मजबूती से, रणनीति से चलना पड़ेगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि संगठन में बदलाव या कुछ विशेष रणनीति की अपेक्षा है? जिस तरीके से लगातार अभी चेंजेस हुए हैं, भूपेश बघेल को वहाँ प्रभारी बना दिया गया है पंजाब का, तो अब लगातार पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट तो है। इसमें दीपक बैज मेहनत तो कर रहे हैं। दीपक बैज अलग थलग तो नहीं पड़ गए हैं। दीपक बैज का जो व्यक्तित्व है वो एक कद बढ़े, जो यह संगठन उसको और मदद करे नेता। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह दीपक बैज को कोई बड़े नेता उस तरह से मदद कर पा रहे हैं, तो मदद नहीं करने के कारण भी ये सफलता मिली है। जैसे एक घटनाक्रम, एजाज ढेबर के परिवार से 2 लोगों को टिकट, तो ये माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी चाहते थे कि 2 नहीं, एक ही को टिकट मिले, परंतु राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से उसको टिकट देना एक मजबूरी बन गई है। तो ये इस तरह के जो संकेत हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ये बता रहा है कि उतने फ्री हैंड तरीके से दीपक बैज है नहीं। अब अटकलें चल रही हैं कि टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, नया नेतृत्व दे के और सक्रियता करके, उन संसाधनों से भरपूर हैं और पार्टी में सभी वर्ग को जोड़कर वो पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि वो कितना सफल होंगे, पार्टी नेतृत्व दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और किस तरह से वो किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे ताकि पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके। इसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये मैं बता दूं कि इसमें नगर पंचायत जो है 114 है प्रदेश में, उसमें केवल बसपा को 1 सीट मिली है। हालांकि नगर पंचायत में 5 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं, उसके आसपास है। लेकिन नगर पंचायत जहां ग्रामीण परिवेश में बसपा का जनाधार ठीक ठाक रहता है, उसमें केवल 1 सीट मिली है, वो भी पामगढ़ सीट। ये आपको बता दूं, पामगढ़ से मैं आता हूं। पामगढ़ में गलत टिकट वितरण किया गया था। वहाँ एक लोकप्रिय जो व्यक्ति है उसको बसपा ने टिकट दिया था, और वो भारी मतों से, यानी जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है उसके अध्यक्ष के उम्मीदवार थी, उससे लगभग दुगने से अधिक वोट मिले हैं। तो इसमें बड़ी बात यह है कि जो नगर पंचायत जो क्षेत्र है उसमें बसपा के भी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं खिसके हैं। ये समझ में आता है कि केवल पामगढ़ में ही 1 जीता है, जबकि नगर पंचायत में 5, नगर पालिका में 5 सीटें आई है। 5 अध्यक्ष जो है, 5 नगर पंचायत में अध्यक्ष की कुर्सी पर बसपा ने कब्जा किया है। इसके अलावा जो आपकी एंट्री हुई है बोदरी में, यहाँ कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक जी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोदरी नगर पालिका आता है। वहाँ से आपकी एंट्री होना, वहाँ 4 पार्षद भी जीत जाना, ये भी मायने रखता है। हाँ, एक नए राजनीतिक दल जो है वो एक तरह से प्रवेश हो रहा है। अब वो कितना खड़ा हो पाते हैं, कितना चल पाते हैं, किस तरह के गतिविधियां आगे हो पाती, ये देख सकते हैं कि कुछ संगठन को खड़ा करने के लिए एक मौका आपको यहाँ भी ज़मीन में पांव रखने का एक जगह मिल गया है। अब वो समसामयिक मुद्दों पे कैसे राजनीति कर पाएंगे, ये देखने लायक बात रहेगा। मैं 1-2 बातें और कहना चाहूँगा जी। जैसे कि ये अपने अगर योजनाओं के अनुसार से देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने अपने घोषणा पत्र में इस तरह के बातें रखी, घोषणा पत्र में बात कही। उन घोषणा पत्र का असर कितना पड़ा कि नहीं पड़ा, ये एक बात रहेगा, और घोषणा पत्र का कितना पूरा कर पाते हैं, घोषणा पत्र को क्या स्थितियां बनती है, और उन घोषणा पत्र में कई मजबूत बातें जो जनता के शहर की समस्या हैं
उन समस्याओं को हल करना एक चुनौतीपूर्ण काम रहेगा आगामी जाके। तो ये एक चीज़ें जो बड़ी चीज़ है, वो आगामी दिनों अगर नहीं कर पाए उस समस्याओं को तेज़ी से हल, तो एक तरीके से एक नया मौका कांग्रेस को मिल सकता है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, दोनों के क्षेत्र में सफलता मिली। और विजय शर्मा के क्षेत्र में सारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कवर्धा क्षेत्र में, पूरा कवर्धा पंडरिया क्षेत्र में पूरी तरह से भाजपा की जीत हुई, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुला। वही लोरमी में अरुण साव के क्षेत्र में भाजपा को सफलता मिली है। वहाँ पर आप और कांग्रेस के बीच संघर्ष के बाद भाजपा ने वहाँ सफलता मिली है। तो बड़े नेता हैं, उनके इलाके में इस तरह से सफलता मिली है। लोरमी में वैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला था और बीजेपी वहाँ से जीत मिली है उसको। हाँ, तो एक अच्छी बात है। उप मुख्यमंत्री का झूमता हुआ और नाचता हुआ और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा। सर्वाधिक सक्रिय चुनाव के दौरान अरुण साव ही थे और वो लगातार दौरा कर रहे थे, योजनाओं को ला रहे थे। और अब महती जिम्मेदारी अब उनकी ज़्यादा है कि शहरी सत्ता की जो अपेक्षाएं हैं जनता की, वो कैसा पूरा कर पाएंगे। तो कुल मिला के ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है प्रदेश में, और केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और नगरीय निकाय में जो प्रदेश के नगरीय निकाय है उसमें बीजेपी की सरकार बन गई है। अब तीनों स्तर पे जब बीजेपी की सरकार बन गई है तो फिर एक बड़ी उम्मीद जो है आम जनता को रहेगी कि जो विकास की जो गति है वो कितनी तेज हो सकती है। यह प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन ये नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी सबक है कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसकती नज़र आ रही है और संगठन का में जो मतभेद है वो उभार में आ रहा है। एक मतभेद और बात है, जैसे जगदलपुर में कांग्रेस ने मलकीत गेंदू को अपना प्रत्याशी घोषित किया। ये कहा जाता है कि प्रदेश कांग्रेस के जो प्रशासन और आर्थिक तमाम मुद्दों पर दीपक बैज के करीबी मलकीत गेंदू ही पूरा पार्टी चलाने का मजबूत फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे अभी तक। और इसी दौरान उनको चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दे दिया गया, रातों रात निर्देश दिया गया। उसके कारण टिकट की सूची में एक दिन विलम्ब इसीलिए हुई और वो जगदलपुर गए, फॉर्म भरे और उनको कम समय मिला और उसके कारण चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक तरह से ये जो घटनाक्रम है जगदलपुर में गेंदू को टिकट वितरण के मुद्दे से ये भी समझ आता है कि कांग्रेस ने बहुत हड़बड़ी में प्रत्याशी की घोषणा की है। अगर चुनाव की तैयारी की जानकारी थी तो इसके पहले योजनाबद्ध तरीके से नाम तय करके और चुनाव लड़ने का मौका देकर किसी को जनसंपर्क और वातावरण बनाने का एक मौका देकर जो काम कर रहे हैं उनको देते तो इतनी बुरी हार नहीं मिलती। यानी सही बात है कि जो पूरे प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस के अंदर में जो संभाल रहे थे मलकीत गेंदू जी, तो वो खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिए, तो उनके जगह में सारी संगठन की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हुई होगी। तो कुल मिला के सारा जो निचोड़ ये है कि जो कांग्रेस संगठन के अंदर जो खाइयाँ हैं, जो गड़बड़ियाँ हैं, उसको किस तरीके से पाटा जाए, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास रहेगी। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार को अब जो विकास की जो गति है उसको 3 गुनी करने की चुनौती रहेगी। इसके साथ ही हमारे तिवारी जी बता रहे हैं कि जो परिसीमन है 2026 में, जैसा कि अनुमान है कि परिसीमन होगा तो उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। तो महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए 5 स्थानों पर मेयर के पद की प्रत्याशी घोषित की गई थी। यानी बीजेपी में जो पहले से जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है और इसका फ़ायदा जो है वो मिला अभी भी और भविष्य में भी जो है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो भी मिलने वाला है। और आगे भी किस तरीके से इस नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम इफ़ेक्ट करता है प्रदेश की राजनीति को, उसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे। तब तक हमारी जो परिचर्चा है उसको लेकर कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, सुझाव दीजिए। राम राम।